जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के इस सीरीज में जुड़ रहे हैं और 1857 की क्रांति को हमने शुरू किया हुआ है। हर प्रश्न के साथ साथ प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एक्सप्लेनेशन को ऐसे तैयार किया गया है ताकि इस प्रश्न से और कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर द्वारा बनाए जा सकते हैं या संभावित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन को तैयार किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहला प्रश्न हम देखेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। उनका देहांत कब हुआ था, यह बीपीएससी 2005 का प्रश्न है। क्या 10 अप्रैल 1858 को हुआ था या 17 जून 1858 को हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था या ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1858 को हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इनका देहांत जो हुआ था वह 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे और एक्सप्लेनेशन में चीजों को ढंग से कवर करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं और डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। तो उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ठीक है। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई इन्होंने लड़ी। कब? तो 23 अप्रैल 1858 में। और कहां लड़ी? तो जगदीशपुर में। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने कहां से किया था। तो यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप बताएंगे आरा, यदि गांव पूछे, क्षेत्र पूछे तो जगदीशपुर, और स्टेट पूछता है तो बिहार। यह तीनों नाम आपको याद रखना है। बिहार में कहां से किया था? तो आरा के जगदीशपुर गांव से किया था। आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिक थे उनको पूरी तरह से अपने राज्य से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह वो घायल भी हो गए, पर इस बहादुर ने जगदीशपुर के किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक झंडा उतार कर ही दम लिया। यानी कि जो अंग्रेज थे उनका एक यूनियन जैक नामक झंडा बिहार में लहरा रहा था और यूनियन जैक नामक झंडा को उन्होंने क्या कर दिया, तो अंग्रेजों को वहां से हटा करके, भगा करके उस झंडे को उतार दिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त कर लिए। तो प्रश्न यहां से पूछा था कि कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858। नेतृत्व कहां से करते हैं, इस पे हम लोगों ने बात कर लिया, और किस झंडे को इन्होंने हटाया था इस पे भी हम लोगों ने बात कर लिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रश्न के साथ साथ आप और भी बेहतर से बेहतर प्रश्न देखेंगे इस सीरीज में। और प्रतिदिन हम लुसेंट के साथ साथ बीपीएससी पूर्वालोकन, यानी कि बीपीएससी जो घटना चक्र होता है उसका भी प्रश्न हम ऐसे ही करते हैं और एक एक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र में दिया गया है उसको भी कवर करते हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज है आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप बस एक बार हमारे साथ इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस पे अनेक अलग अलग प्रकार के इतिहासकारों की अपनी अपनी वक्तव्य है। किसी ने इसको क्रांति नहीं माना, किसी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, किसी ने इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह माना, किसी ने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना। ऐसे जितने इतिहासकार हैं वो सभी इतिहासकार अपना अपना अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना वक्तव्य दिए हुए हैं। तो यहां बस वक्तव्य में यह पूछ रहा है कि वह कौन से ऐसे इतिहासकार है जो क्रांति नहीं मानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए है ताराचंद या एस एन सेन या आरसी मजूमदार या वीर सावरकर। सावरकर का मतलब होगा बीडी सावरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। यह प्रश्न सीजीपीसीएस 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पॉइंट से प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
पहला पॉइंट हम देखेंगे कि आरसी मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ दे प्रश्न में कि किसने कहा था कि न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, तो आपको याद रखना है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने यह बात कही थी। यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषण शासन, इनका मानना था कि यह जो आंदोलन है यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषण शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। यानी कि जो आम जनता है उसका सहज विद्रोह है। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है, जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में, सैनिकों का विद्रोह भी माना गया है जो धर्म हेतु संघर्ष में आरंभ हुआ था। तो यहां एक एक पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया और उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को ढंग से देख रहे होंगे और आप अपने दिमाग में मेरे साथ फिट करते चल रहे होंगे। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। यह बीपीएससी 2002 का प्रश्न है और प्रश्न का कहना है कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, जो क्रांति हो रही थी, उसके बाद भारतीय फौज को नौ संगठन के लिए यानी कि नए तरीके से भारतीय फौज को बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। आपको बताना है वह कौन सा आयोग है जिससे भारतीय जो फौज थी उसको नौ संगठन का रूप प्रदान किया गया। क्या पब्लिक सर्विस आयोग था, या पील आयोग था, या हंटर आयोग था, या साइमन कमीशन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। और डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि 1857 की क्रांति से कौन सा आयोग संबंधित है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना है कि पील आयोग जो भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। अब इस पील आयोग का जब रिपोर्ट आता है तो उसमें देखा जाता है और यह बात कही जाती है कि भारतीय सैनिकों की कमी कर दी जाए, यानी कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया जाए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग के रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। यह प्रश्न बार बार पूछता है और एक लाइन में प्रश्न पूछता है कि वह कौन से उर्दू कवि है जिन्होंने 1857 के क्रांति को अपने आंखों से देखा था। क्या मीर तकी मीर है, या जौक है, या मिर्जा गालिब है, या इकबाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी। इनका मानना है, इनका दावा है कि इन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कई चित्र मिर्जा गालिब के पत्रों और किताबों से मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन हुआ करता था? बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन आपके सामने होगा। यह बीपीएससी 2002 का प्रश्न है और पूछ रहा है कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था। अंग्रेज किसको सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी इमदादुल्ला शाह? 2 और ऑप्शन होंगे, मैं यही आपको बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज अपना कट्टर दुश्मन यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों इन्हें अंग्रेज अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे, कारण क्या था। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रश्न पूछता है कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रश्न अभी बना हुआ है कि सबसे बड़े अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन कौन हुआ करते थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हुआ करते थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अलकाट के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? तो तमिलनाडु के अकाट यानी अलकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर के बस गए थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। यानी कि उन्होंने कहा कि सभी लोग जो काफिर अंग्रेज हैं उनके विरुद्ध खड़े हो जाओ और उनको भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने
50,000 रुपए का इनाम रखा था। कितना का इनाम रखा था? 50,000 रुपए का इनाम रखा था। और अंग्रेजों का हवा गुम हो जाता था इनका नाम सुन करके। मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे बड़े कट्टर दुश्मन, और प्रश्न में पूछ दे कि नेतृत्व कहां से किया था, तो फैजाबाद से नेतृत्व इन्होंने किया था। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा, और हम हर रोज लुसेंट के साथ साथ 6:30 बजे शाम को आपसे मिलेंगे, और वहां हम बीपीएससी पूर्वालोकन के घटना चक्र को कवर करते हैं, और वहां भी मॉडर्न हिस्ट्री को ही अभी कवर किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जगदीशपुर के राजा थे। यदि प्रश्न में आपसे जगदीशपुर के राजा पूछ दे, जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो एक ही नाम होगा, और वह नाम होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन में हम बढ़ते हैं, और यहां कुछ पॉइंट को कवर करेंगे। कुछ पॉइंट पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। आपको याद रखना है कि इनका जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बार बार प्रश्न पूछता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर से, तो आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह ने किया था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। इसमें हम लोगों ने अच्छे से इसके ऊपर वाले प्रश्न पे बात कर रखा है। अब आगे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। अब यहां से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यह कब कब पूछा हुआ है, यूपीएससी 2005 में पूछा हुआ है, बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ है, बीपीएससी 2008 में पूछा है, और बीपीएससी 2017 में लगातार इस प्रश्नों को रिपीट किया हुआ है। समझिए कि यह प्रश्न कितना अपने आप में बेहतरीन है। और प्रश्न क्या है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। आपको एक लाइन में बताना है कि किसने किया था। तो हम सब जानते हैं कि बिहार से पूछे, जगदीशपुर से पूछे, आरा से पूछे, यानी कि बिहार का एक जिला है जगदीशपुर, सॉरी बिहार का एक जिला है आरा, और आरा में एक गांव आता है जिसका नाम है जगदीशपुर, और वहीं से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से हम जानते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कुछ पॉइंट यहां कवर करेंगे कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। इन बातों को हम लोगों ने ऊपर कर रखा है। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी माना जाता है। इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर रखा है ऊपर वाले प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यह भी बीपीएससी 1996 का पूछा हुआ प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा कारण रहा जिस वजह से 1857 की क्रांति जो है वह असफल रही। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। तो यह गलत होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता में कमी नहीं थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जोर जबरदस्त से चल रही थी। अगला है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की असहभागिता। तो मुख्यतः इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र भी होगा, जमींदारों की असहभागिता भी होगा, लेकिन प्रश्न में जब मुख्यतः केवल कह दे तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। ये नीचे के तीनों जो तीनों हैं, ये तीनों इसके कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है, तो योजना, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई ढंग की योजना नहीं बन पाई, कोई ढंग की संगठन नहीं बन पाई, और यह अधिक क्षेत्र तक नहीं फैल सका, जिस वजह से 1857 की क्रांति जो है वह असफल हो जाती है, वह असफल हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में हम कवर करेंगे एक एक पॉइंट, यहां से मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम पॉइंट से मैक्सिमम प्रश्न भी बनेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। बिल्कुल सही बात है। मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण की वजह से केवल यह आंसर होगा। अगर सिर्फ कारण पूछता तो इसका आंसर 1, 2, 3 और 4 जो था वो तीनों हो जाता। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, यानी कि जो विद्रोही थे, जो 1857 की क्रांति
में 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उन सब में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आती है। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था। बहादुर शाह जफर कहां से नेतृत्व कर रहा था? तो दिल्ली से किया था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आवाहन करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे। यानी कि विद्रोही जो थे इतनी वीरता से लड़ते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सरकार को पूर्ण रूप से उस एरिया से, उस क्षेत्र से उसका विनाश करके वहां से हटा देते हैं। किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वह वहां ढंग से शासन प्रशासन को नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो था वह सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। आपको यह भी लाइन याद रखना है कि अनुशासन की कमी थी, सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। कभी कभी तो वे, अब यहां देखिए कि कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। यानी कि कभी कभी इतने उग्र हो जाते थे कि उनकी लड़ाई सेना की जैसी न लगे, ऐसा लगता था कि वह दंगाई भीड़ बन चुके हैं, यानी कि भीड़ की तरह लड़ाई करने लगते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से कोई संगठन नहीं था, कोई विचार नहीं था, जिस वजह से ऐसा लगता था कि बस इनको अंग्रेजों से घृणा है और इनको मार भगाना है। इनको इस बात का आइडिया नहीं होता था कि इनके जाने के बाद हम वहां की व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, वहां की स्थिति पे कंट्रोल कैसे पाएंगे, ये सब इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए क्या कहता है, किसी विशेष क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। इसके पास एक भविष्योन्मुख, मतलब कि उनके पास एक भविष्य में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का भाव था। यानी कि ये कहीं कहीं ऐसे ऐसे जगह थे जहां से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से खदेड़ देते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था कि हम इस, अब जो यह प्रांत है, यह राज्य है, इसको अब कैसे चलाएं। वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि बिल्कुल किसी प्रकार का कोई आइडिया ही उनके पास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? कौन से व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के या सर जॉन लॉरेंस या टी आर होम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का मानना है कि 1857 की क्रांति क्रांति नहीं बल्कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम 1857 की क्रांति को किसने कहा है? तो आपको याद रखना है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है। आउटरम का यह मानना था कि जो 1857 की क्रांति है यह मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। यानी कि जो हिंदू शिकायत कर रहे हैं उसको मुस्लिम उस शिकायतों का लाभ उठा रहे हैं। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार, अब एक लाइन और याद रखना है कि अब जो जॉन लॉरेंस और सिले हैं उनके अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। अब आपसे प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा गया है? तो जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा कहा गया है। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार यह बात कहा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह है एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है कि कौन से इतिहासकार अपना क्या ओपिनियन दिए हुए हैं और 1857 की क्रांति को किस किस नाम से लोगों के प्रति रखे हुए हैं। प्रश्न डायरेक्ट यहां से बनता है और बिहार के तो लगभग मैक्सिमम एग्जामों में यहां से प्रश्न बना लिए जाते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले कौन कौन थे। क्या खेतीहर मजदूर थे, या साहूकार थे, या कृषक थे, या जमींदार थे। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो लोग अंग्रेजों से शोषित हुए थे, जिनका अंग्रेज शोषण करते थे, वो 1857 की क्रांति की विद्रोह में भाग लेंगे। और जिन्हें अंग्रेजों से फायदा था, जो अंग्रेजों से फायदा कमाते थे अंग्रेजों के तहत, वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेंगे। तो खेतीहर मजदूर क्रांति में भाग जरूर लेंगे, लेकिन साहूकार नहीं लेंगे। कृषक भी लेंगे लेकिन जमींदार नहीं लेंगे, क्योंकि साहूकार और जमींदार को अंग्रेजों से फायदा हुआ करता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहां एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट को ध्यान से हम देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट यहां से कवर होगा। अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है इस प्रश्न में। तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। आप एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में बनाए जा सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम में प्रश्नों को कैसे करेंगे, कैसे आप प्रश्न को समझेंगे, कैसे एग्जामिनर प्रश्न के साथ खेलता है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और एक एक चीज आपका क्लियर होगा जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेटे में नहीं ले सका। व्यापक जन समर्थन तो इसे मिला ही था, जनता का समर्थन इसे ज्यादा मिला था, लेकिन फिर भी इसने सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका, क्योंकि जिन अंग्रेजों से फायदा था, जो अंग्रेज से अपने आप को लाभान्वित समझते थे, वो लोग 1857 की क्रांति में नहीं कूदते हैं। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला था। तो दक्षिणी भारत में नहीं फैला था और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में यह नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। यानी कि जो बड़े रजवाड़े हुआ करते थे या जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो पक्के स्वार्थी थे और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत भी थे, और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक, इतनी चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, साथ में दूसरे अनेक जितने को अंडरलाइन किया हूं, इन सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से याद करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहां से प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं मैं आगे बात करूंगा। अब यहां रखेंगे दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। यानी कि जितने लोगों की हमने बात की है, जितने लोगों को अंडरलाइन किया था, इन सभी लोगों ने 1857 का जो क्रांति था, इसमें अंग्रेज का साथ देते हैं और विद्रोह का कुचलने का काम करते हैं। ये सब भारतीय थे। अगर ये लोग भारत का साथ दिए होते, 1857 की क्रांति का समर्थन किए होते, तो शायद भारत को 90 साल इंतजार नहीं करना होता, बल्कि 1857 में ही भारत आजाद हो गया होता। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की। यह टिप्पणी पूछ लेता है कि यह टिप्पणी किसका है 1857 की क्रांति में। तो आप याद रखेंगे कि उस समय का तत्कालिक गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने कहा था कि इन शासकों ने, जितने शासकों का ऊपर नाम लिया गया है, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। वरना यह जो तूफान था वह एक ही लहर में बहा ले जाता। यानी कहना था कि यदि ये शासक हमारा सपोर्ट नहीं करते तो यह इस लेवल का तूफान था कि यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता और हम भारत छोड़ करके इंग्लैंड में जाकर के बस गए होते। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेज की सहायता के लिए प्रार्थना की। अब देखिए, जो व्यापारी हुआ करते थे इनको भी अंग्रेज से फायदा था, और जो शिक्षित वर्ग हुआ करते थे, शिक्षित वर्ग का मतलब हुआ जो लोग शिक्षित थे, उनको ऐसा लगता था कि जो 1857 की क्रांति हो रही है और जो अंग्रेज कर रहे हैं जो भी काम, वो भारत को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहा है। तो इन लोगों ने भी, जो शिक्षित वर्ग थे और व्यापारी थे, ये कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। आपको ध्यान रखना है। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे।
जो उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग थे वो विद्रोहियों के आलोचक थे, यानी कि 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व कर रहे थे या जो ग्रसित थे अंग्रेजों की नीति से, उन सब का आलोचना कर रहे थे ये लोग। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत सारे तालुकदार यानी जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाए, विद्रोह से किनारा कर लिया। यानी कि अवध अवध जिसे अभी लखनऊ कहा जाता है, वहां के बहुत ऐसे बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे, उन्हें आश्वासन दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि आपकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, आप हमारा सपोर्ट करें, और ये लोग भी अंग्रेज का सपोर्ट करने लगते हैं। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे। अब ग्रामीण जनता जो हुआ करती थी, इनका निशाना सूदखोर थे, क्योंकि सूदखोर इतना सूद पे पैसा दे दिया करते थे और इतना ज्यादा सूद और कर वसूला करते थे कि स्वाभाविक रूप से उससे उभर पाना बड़ा मुश्किल था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। आधुनिक शिक्षा का मतलब आप समझ पा रहे हैं, पहले हम लोगों ने बात किया है कि जो आधुनिक शिक्षा होता है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को उस समय आधुनिक शिक्षा कहा जाता था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि वे अंग्रेज के आधुनिकीकरण में यह काम पूरा करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। यानी कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था या शिक्षित वर्ग था या आधुनिक शिक्षित वर्ग था, उसको ऐसा लगता था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हालांकि बाद में चल करके यह विश्वास या यह जो अंधविश्वास था वह टूट जाता है और इन्हें लगता है कि यह भारत का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि भारत का शोषण कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था और बहुत सारे पॉइंट हमें मिले और लगभग 1857 की क्रांति के मैक्सिमम प्रश्न उस से कवर हो गए। 1857 की क्रांति का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कारण क्या था, रीजन क्या था, किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया, साथ नहीं देने का क्या कारण था। इन सभी बातों को हम लोगों ने उस एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपको बताना है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 का किस समय जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वही ना उस बनाएगा। तो 1856 से 1862 तक कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यह आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। वह भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो एक नाम आता है लॉर्ड कैनिंग आता है। डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बन जाता है। अब कैसे था आगे हम बात करेंगे। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित कर दिया गया। यानी होता यह है कि जब 1857 की क्रांति का दमन कर दिया जाता है 1858 में, तब क्या किया जाता है, जो भारत में कंपनी शासन कर रही थी उस कंपनी को भंग कर दिया जाता है। और जब कंपनी भंग होती है तो जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी भंग करके भारत की सत्ता को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाने लगता है और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय बना दिया जाता है। 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद जो था वहीं बदल करके वायसराय हो गया था। तो यह सेशन बेहतर लग रहा होगा और आज बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यही सेशन को रोक दें, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का यह सेशन हो गया है और अगले क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पा रहे होंगे और बेहतर ढंग से चीजों को कर पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आप बेहतर से बेहतर कंटेंट को समझे और जीएस सारथी अड्डा आपका हमेशा सारथी बनके ऐसे ही चलता रहेगा। एक से बढ़ के एक प्रश्न आपके सामने आएंगे, एक से बढ़ के एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाया जाएगा और प्रश्नों को ऐसे क्लियर किया जाएगा कि उस प्रश्न से और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन से कैसे डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।